अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, पाकिस्तान के भारत को दिए गए भरपूर जवाब के बाद कल आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने खिताब किया और खिताब में अपनी नाकामियां छुपाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान ने शवाहिद सामने रखे हैं वो ना सिर्फ भारत के सामने हैं बल्कि पूरी आलमी बरादरी के सामने उन तमाम हक़ाइक़ को पाकिस्तान ने सामने रखा है, जिसके बाद इन तमाम हक़ाइक़ को छुपाना जो है वो अब मुमकिन नहीं रहा। इसी के साथ साथ जो कल खिताब किया गया उसका पाकिस्तान ने आज भी भरपूर जवाब दिया है और जो खिताब किया गया उसको पाकिस्तान ने आलमी कवानीन की, बैनुल-अक़वामी जो कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी भी करार दिया है। और सिंध तास मुआहदे के हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान उस अपने मौक़िफ़ पर कायम है। सियासत के हवाले से अगर बात करें तो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला था आपके सामने है कि 1 साल ताख़ीर हुई, तकरीबन 1 साल ताख़ीर हुई और चेयरमैनशिप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली, लेकिन अब उस चेयरमैन को मुस्तफ़ी होने का कहा गया है और उसने अपना इस्तीफ़ा जो है वो भी जमा करा दिया है। तो ये मामला अब आगे बढ़ेंगे कैसे, लेकिन इसी के साथ साथ जो PTI के अंदर इख्तिलाफ़ात की बातें, फिर अब ये भी सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है और PTI चाहती है कि मुज़ाकरात हों और बात आगे बढ़े। हम इन इशूज़ पर गुफ्तगू करते हैं। सेनेट में मुस्लिम लीग के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब वक्त निकालने का। कल अगर आपकी नज़र से गुजरा हो इरफान सिद्दीकी साहब के जो मोदी साहब ने खिताब किया उसमें उन्होंने जैसे मैंने जिक्र किया कि कुछ हक़ाइक़ थे उनको छुपाने की कोशिश भी की, फिर सिंध तास मुआहदे के हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, अब मुज़ाकरात का तो कहा गया, टॉक्स तो हो रही हैं, लेकिन आप समझते हैं कि सिंध तास मुआहदे को माइनस करके कोई बात हो सकती है भारत के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिर गुरमानी साहब। भारत ने जो मुहिम जुई की, मेरा ख़्याल ये है कि अगर वहाँ पे कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की सूरत हाल को तासुब की ऐनक लगाए बग़ैर देखते हैं तो उन्हें संजीदगी के साथ अपने वज़ीर आज़म से बात करना होगी, उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है उसका तज्जिया करना होगा और सोचना होगा कि क्या 1.5 अरब इंसानों की तकदीर और भारत की तकदीर एक ऐसे शख्स के हाथ में दी जा सकती है जिसने न सिर्फ भारत के लिए रसवाई का सामान किया, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी भारत को तनहा कर दिया। कश्मीर का मसला जो उनके ख़्याल में शायद दब चुका था उसको भी उस वज़ीर आज़म ने ताज़ा कर दिया। उस वज़ीर आज़म ने ये भी साबित कर दिया कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की फ़ोर्सेस कितनी तवाना है, उसकी टेक्नोलॉजी कितनी तवाना है, उसके अवाम कितने मुतहिद हैं अपने मुल्क के दिफा के लिए और वो कितने मौसर और कारगर तरीके से किसी भी मुहिम जुई का जवाब दे सकते हैं। फिर अपनी सियासी नाकामियों को देखे, फिर अपनी सफारती नाकामियों को देखे, तो मेरा ख़्याल ये है कि ये चंद रोज़ा जो 4-5 दिन की लड़ाई थी जिसका आगाज़ उन्होंने किया, सोच समझ के किया, ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अपने हथियार चुने, अपने हदफ चुने, लेकिन उसके बावजूद जो नाकामी हुई उसका तज्जिया उसे करना चाहिए। मुझे अफसोस हुआ, कल मैंने उनकी तकरीर सुनी प्रधानमंत्री की, उन्होंने भी अब भी इस सारी हज़ीमत के बाद भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको छुपाया जा सके, हालांकि दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान नहीं कह रहा, पाकिस्तान के दावे चलें आपके ख़्याल में महल्ले नज़र होंगे या शायद दुरुस्त ना हों, सारी दुनिया आपको कह रही है आपके तैयारे तबाह हो चुके हैं, आपका कोई जो हदफ था वो पूरा नहीं हो सका है, आपने आलमी सतह पे कुछ नहीं हासिल किया है, आपने भारत के कद काठ को ख़राब कर दिया है। तो मेरा ख़्याल ये है कि संजीदगी का मुज़ाहरा करते हुए भारत को न सिर्फ सोचना होगा बल्कि चंद एक बातों पे एक बात बड़ी वाज़ेह है जो साल हा साल से कही जा रही है और जिसको अमेरिकी सदर ने वाज़ेह किया है कि मसलाए कश्मीर को जब तक हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उन अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक हल नहीं कर लेते, ये जो जंग का एक सबब बनी हुई चीज़ है, एक मरकज़ है या हमारे दरमियान कशीदगी का सबब है,
उसको दूर नहीं कर लेते तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। अब इसमें शामिल कर दिया है सिंतास को भी उसने, हालांकि वो एक सेटल्ड चीज़ थी। फिर दहशतगर्दी है। ये 2-3 पॉइंट्स का एजेंडा है जिस पे उसे बात करना होगी। ये बात हथियारों से नहीं हो सकती, मिसाइलों से नहीं हो सकती, ड्रोन से भी नहीं हो सकती, इससे आगे चल के एटमी हथियारों से भी नहीं हो सकती। हथियार और जंगें तबाही लाती हैं, मुज़ाकरात बात जो है वो मसाइल को हल करती है। उनके अवाम, हमारे अवाम खुश। जी जी हाँ, लेकिन इरफान साहब, कल आपने देखा, इससे पहले भी ऐवान के अंदर, वो सेनेट हो या कौमी असम्बली हो, कि एक तरफ जंग थी और दूसरी तरफ जो आपके सियासी मुखालफिन हैं वो बार बार मियाँ साहब का नाम ले रहे थे कि मियाँ साहब क्यों खामोश हैं, मियाँ साहब मोदी का नाम क्यों नहीं ले रहे। आज हमने कुछ बयानात ये भी देखे कि जो ऑपरेशन हुआ वो तो मियाँ साहब की निगरानी और उनकी मंजूरी से हुआ। तो ये जो मियाँ साहब के हवाले से आपके सियासी मुखालफिन सवाल उठा रहे हैं, सर, आप समझते हैं कि ये वक्त नहीं था इन सवालात का, या मियाँ साहब की खामोशी पर सवालात उठाना? देखिए गुरमानी साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि जो अपोजिशन है, पहली बात तो ये है कि एक ऐसा मरहला है, एक ऐसा मकाम है, एक ऐसी सूरत हाल से हम गुज़र रहे हैं कि हमें इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि एक वज़ीर आज़म साबिक़ जो इस वक्त जेल के अंदर पड़ा हुआ है उसका रवैया क्या रहा है, किसके बारे में वो क्या कहता रहा है, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से क्या हुआ है। 2019 में जब पाकिस्तान पर बालाकोट पे हमला हुआ था तो उस वक्त की सूरत हाल, हम इन बहस में पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर वो पढ़ना ही चाहते हैं तो वो ये देखें कि इस वक्त नवाज़ शरीफ की हुकूमत है, इस वक्त सूबे में भी उसकी हुकूमत है। इस हुकूमत ने, जो नवाज़ शरीफ की बुनियादी तौर पे हुकूमत है, उस हुकूमत ने क्या वो बोली है या वो नहीं बोली है? वो ज़ुबान से भी बोली है, वो हाथ से भी बोली है, वो हथियारों से भी बोली है, और उसने पूरी कुव्वत के साथ भारत का मुकाबला किया है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का अल्लाह ताला के फज़ल व करम के बाद सबसे बड़ी अलामत है और सबसे बड़ा एक दिफाई हथियार है हमारा, हमारी एटमी कुव्वत है। उस एटमी कुव्वत के अंदर वो जो खौफ हमारे दुश्मनों पे तारी रखता है, जो कपकपी तारी रखता है, उसके अंदर नवाज़ शरीफ नहीं बोल रहा है। आपके जो JF-17 थंडर तैयारे हैं जिसकी टेक्नोलॉजी, उसका ज़रा मुआयदा जाके देखें, उस पर नवाज़ शरीफ के दस्तखत है। नवाज़ शरीफ अब इस जंग के अंदर भी, अब ये समझना कि जी नवाज़ शरीफ उन्हीं के लीडर जैसा एक ऐसा शख्स है जिसे बात बात पे बोलना है, सुबह कुछ कहना है, शाम कुछ कहना है, गली मोहल्ले वालों की तरह बयानात जारी करने हैं, ये उसका मनसब नहीं है। अब उसने बड़ा जची तुली कौम को फ़तह की मुबारकबाद दी है। वो जो ज़रूरी मुशावरत का अमल रहा है उसके अंदर भी शरीक रहा है। नवाज़ शरीफ इस पूरी 4-5 रोज़ा जंग के अंदर दबंग तरीके से बोला है, अमली तौर पे बोला है, प्रैक्टिकली बोला है। उसने ज़ुबान हिलाई है या नहीं हिलाई है, उसने भारत के दरो दीवार ज़रूर हिलाए हैं। इस जब भी एटमी हथियारों की बात होगी, मिज़ाइलों की बात होगी, नवाज़ शरीफ का नाम आएगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम आएगा, बेनज़ीर का नाम आएगा। ये वो लोग हैं जो बोलें या ना बोलें उन्हें लोग याद करेंगे। पाकिस्तान की दिफाई दीवार को नाकाबिल तस्खीर बनाने में जो नवाज़ शरीफ का परचम लहरा रहा है एक एक पत्थर के ऊपर, वो बोल रहा है, वो बोलता रहेगा। जो दो किरदार दूसरे में नाम लिए वो दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, अब एक तासुर तो ये है ना कि चलें, एक बड़ी जीत हुई, एक फ़तह हुई पाकिस्तान के हवाले से, एक जो बीच में हालात थे हम उससे निकल आए हैं, लेकिन अब सियासी इस्तेकाम के हवाले से बात हो रही है। हमने PTI के कुछ रहनुमाओं के बयानात सुने। अब वो चाहते हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हों और हम आगे बढ़ें। तो बीच में हमने देखा कि हुकूमत भी जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का इरादा रख रही थी। सर, ये दो चीज़ें बताइएगा कि APC बुलाने का इरादा आप रख रहे हैं और PTI से अभी भी मुज़ाकरात हो सकती है, जिस कमेटी के आप तर्जमान हैं, उस कमेटी को बहाल फंक्शनल किया जा सकता है? देखिए जी, जहाँ तक गोरमानी साहब मेरी ज़ाती राय है, मैं कहता रहा हूँ और इस कमेटी का तर्जुमान होने के नाते, हुकूमती कमेटी का हिस्सा होने के नाते, जो अब गैर मौसर हो चुकी है, अगर तहलील नहीं भी हुई तो भी उसका कोई इस वक्त किरदार नज़र नहीं आता। लेकिन मेरा जो तजर्बा है, और मैं कहता भी रहा हूँ, आपके चैनल्स पे बारहा कह चुका हूँ कि ये जमात मुज़ाकरात के लिए, जमहूरी रवायात के लिए, मिल बैठने के लिए, मामलात को संजीदगी से हल करने के लिए, अपनी पुराने जो मैले कपड़े हैं उन्हें किसी एक तरफ फेंक कर
एक नई जमहूरी पोशाक पहनने के लिए तैयार नहीं है। ये बनी ही नहीं है इस मकसद। इसने लड़ाई करनी है, इसने झगड़ा करना है, इसने बात आपसे कुछ करनी है, बाहर कॉरिडोर पार्लियामेंट के अंदर जो है वहाँ निकल के कुछ करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ करनी है, जेल के बाहर कुछ करनी है, अदालत के बाद कुछ करनी है। तो मैं इस वक्त जो माहौल है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस मौजू पे ज़्यादा बात करूँ, लेकिन मेरी राय आपने पूछी है, मेरी राय ये है कि इनके साथ हमारी तरफ से हमने नहीं कहा है कि इन्होंने, आप जानते हैं कि मुज़ाकरात का अमल इन्होंने शुरू किया था और इन्होंने ख़त्म कर दिया, बीच में ख़त्म कर दिया। तो अब भी अगर ये संजीदा हैं और कहते हैं कि जी हाँ, जो चीज़ें इस वक्त तक भी इरिटेंट है, 10 मई हमारी कौमी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े फ़तह याब दिन के तौर पर, बुनियान मरसूस की याद के तौर पर ज़िंदा रहेगा। लेकिन उससे एक दिन पहले 9 मई का दिन जो है वो भी कुछ हवालों से हमेशा याद रहेगा। अब 9 मई और 10 मई का तकाबुल आप करेंगे तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि इनका रवैया क्या रहा है माजी में और अब क्या है। अगर ये इन चीज़ों से निकलते हैं और जमहूरी रवायात के तहत अच्छे तरीके से बातचीत करना चाहते हैं, अगर सुई आपकी अटकी हुई है जी कि फ़लाँ शख्स को निकालो, तो भाई निकालने का एक तरीका होता है ना। हमारे लीडर्स रहे हैं जेलों के अंदर, वो तरीक़ों से निकले हैं, जमहूरी अमल से निकले हैं, अदालती अमल से निकले हैं, फ़ैसलों से निकले हैं। आप भी उस अमल से गुजर रहे हैं तो ठीक है, आपको जो रिलीफ मिलेगा मिलेगा। लेकिन ये कहना कि ये मुज़ाकरात करने पे संजीदा हैं, बिल्कुल संजीदा नहीं है। अच्छा ठीक है इरफान सिद्दीकी साहब, सर अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और फिर हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ ही हैं और जो मज़ीद कुछ अहम सवालात हैं वो भी हम उनके सामने रखते हैं। इरफान साहब, एक तो जैसे हमने जिक्र किया, जैसे आपने भी फरमाया कि वो एक शख्स की रिहाई के हवाले से बात करते हैं मुज़ाकरात के दौरान भी, तो अभी भी अगर आप देखें तो उन्होंने अदालत से भी रुजू किया है और वो हुकूमत से ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि खान साहब को पे रोल पर रिहा किया जाए। क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि पीटीआई के इस मुतालबे पर नज़रसानी की जा सकती है, कोई बात हो सकती है? देखिए, मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ और मैं नहीं जानता कि ऐसी कोई बाज़ाब्ता दरख्वास्त हुकूमत के पास आई है या नहीं आई है और फिर वज़ारत दाखिला इस पर क्या सोच रखती है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि उनको पैरोल पर रिहा करने के असबाब क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं, वजह क्या है। हुकूमत का, मुल्क का, कौम का, 25 करोड़ इंसानों का कौन सा मसला ऐसा है जो रुका पड़ा है, जो उनके पैरोल पे बाहर आने से हल हो जाएगा। जहाँ तक इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू का ताल्लुक़ है, दहशतगर्दी का ताल्लुक़ है, ये मौज़ूआत कभी उनके लिए संजीदा नहीं रहे। कौमी सलामती की हसास तरीन कॉन्फ्रेंसों में भी जब पूरी फ़ौजी क़यादत बैठी होती थी, अपोजिशन बैठी होती थी, पार्लिमानी लीडर्स बैठे होते थे, वो वज़ीर आज़म होते थे, वो नहीं आते थे, कहते थे मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता। आज जबकि वो किसी जुर्म के सिलसिले में सज़ा पाकर जेल के अंदर हैं, तो वो क्यों इतनी बेताबी का इजहार हो रहा है कि उनके बगैर गाड़ी, उनके वज़ीर आज़म होते हुए सलामती की, कौमी सलामती की कॉन्फ्रेंसें उनकी कीमती राय के बगैर आगे चलती रही हैं। तो आज अगर उनकी कीमती राय नहीं आएगी तो कौन सी गाड़ी रुक जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, ये देखिएगा कि 2019 में जब बालाकोट पे भारत का हमला होता है और मुल्क फिर एक दिफाई चला जाता है, मसले से दो चार हो जाता है, नवाज शरीफ कहाँ थे? नवाज शरीफ उस वक्त कोट लखपत जेल में पड़े हुए थे। किसी ने कहा कि ना हमने मुतालबा किया कि उन्हें पैरोल पर रिहा करो, ना किसी और ने उन्हें पैरोल पर रिहा किया। यहाँ कॉन्फ्रेंसें भी होती रहीं, बातें भी होती रहीं, भारत के साथ मामला तय करने के लिए हम हिकमत अमली भी तैयार करते रहे, हम उसमें शरीक होते रहे। आज ऐसा क्या है? कल अगर नवाज शरीफ के बगैर मामलात, जंगी मामलात ठीक चल रहे थे, वो जेल में पड़ा हुआ था, तो आज आपके जेल में होने से कौन से जंगी मामलात रुके हुए हैं? आप जेल में थे और हमने बड़ी कामयाब जंग लड़ी है। आप सियासियत में इस्तेकाम की बात करते थे और बात करते थे, लेकिन हमने अल्लाह के फजलो करम के साथ, दुश्मन के साथ एक बहुत ही कामयाब जंग लड़ी है। हम फाते ठहरे हैं। अवाम की कुव्वत थी, अल्लाह ताला का फजलो करम था, हमारी मुसल्लह अफवाज की सेक्रीफाइस थी, उनकी पेशा वराना महारत थी।
कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके जेल में होने की वजह से अगर आप बाहर होते तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कर लेते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इरफान साहब, अभी आप इरादा रखते हैं सर के तमाम जमातों को इकट्ठा करें, कोई ऑल पार्टी तमाम जमातें इकट्ठे हो भी जाएं, तमाम जमातें इकट्ठी हो भी जाएं तो उनकी जमात मौजूद है, उनकी जमात का एक चेयरमैन भी मौजूद है, उनकी जमात की एक पूरी शूरा भी मौजूद है, उनकी जमात पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, दोनों ऐवानों के अंदर भारी तादाद में मौजूद है, वो नुमाइंदगी करे। जमात का नाम PTI का नाम एक शख्स नहीं है, ना ही किसी और जमात का नाम एक शख्स है। तो लिहाजा कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का मतलब ये नहीं है कि कुल पार्टी लीडर्स या सरबराहान कॉन्फ्रेंस हो रही है। अगर हो भी तो उसका सरबराह मौजूद है बाहर। बिल्कुल, लेकिन अब सर ये जो शुरू में जैसे हमने जिक्र किया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे बार बार PTI मुतालबे करती रही, उसमें ताख़ीर ज़रूर हुई लेकिन चेयरमैनशिप PTI को ही मिली। ये आपकी नज़र में आपका तजर्बा तज्जिया क्या कहता है सर कि इतने मुख्तसर अरसे में जुनैद अकबर साहब को रिज़ाइन देने का क्यों कहा गया, हुआ क्या? गुरमानी साहब, मेरे तजर्बात तो और मेरे तज्जियात कम अज़ कम इस जमात के मामलात को समझने से बड़े कासर हैं। मुझे नहीं मालूम कि किसी का तकर्रुर किस खूबी की वजह से होता है, मुझे नहीं मालूम कि उसकी माजूली उसके किस गुनाह की वजह से होती है। ये किसी को ख्वाब आता है या कोई अलहाम होता है या नौज़ुबिल्लाह वहाँ तो वही तक की बातें होती रही हैं, वहाँ तो और भी बहुत कुछ होता रहा है जो मेरी ज़ुबान पे नहीं आता। तो ये एक ऐसी जमात एक ऐसे फेज़ से गुज़र रही है। दूसरी जमातों पर भी ये मामलात आते रहे हैं, पीपल्स पार्टी पे आते रहे हैं, PMLN पे आते रहे हैं, वो कायम रही है, फैसला साजी के एक अमल से गुजरती रही है, तकलीफ़ें भी उठाती रही है। इनके बारे में तो इंतशार का ऐसा एक मैंने अलमिया देखा है कि सुबह कुछ है, शाम कुछ है, एक ग्रुप जाता है वो एक ख़बर लेके आ जाता है, बाहर लोगों को सुनाता है ये हो गया, दूसरा कहता है जी हाँ हम जाएंगे पूछेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। तो मेरी नाकिस राय में मेरे लिए कम अज़ कम इनका तज्ज़िया करना, वजूहात का जायज़ा लेना। अब ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इसकी तकर्री हमने नहीं की थी, उन्होंने की, उन्होंने अपने एक बंदे का इंतखाब किया जी कि ये होगा। अब वो है, हमारी तरफ से कोई एतराज़ नहीं हुआ उस पर, लेकिन वो फारिग है। अब एक नया आएगा, वो नया कितने दिन गुजारेगा हमें कुछ पता नहीं है। तो ये उनके मामलात हैं। और लेकिन इरफान साहब ये भी सर इम्कान है, इरफान साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ सर, ये भी इम्कान है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ जाए या फिर नवीद कमर साहब का नाम जो है वो ज़ेर बहस है, उस पर कोई बात हो रही है। क्या ये इम्कान है कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप आपकी तरफ या PP की तरफ जा सकती है? देखें, इसका इम्कान अगर बनेगा तो इसीलिए बनेगा कि अगर इतनी बड़ी कमेटी को ये एक अखाड़ा बना देंगे या जिसे बाजीचा अतफाल कहते हैं, बच्चों का एक तमाशा बना के रख देंगे और वो कमेटी आगे नहीं बढ़ पाएगी, एक चेयरमैन दूसरा चेयरमैन, तो इस कमेटी को कायम रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, इसका जो मैंडेट है उस मैंडेट को हासिल करने के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ है किसी दस्तूर में, किसी कानून में कि इसका चेयरपर्सन या चेयरमैन जो होगा वो अपोजिशन का होगा। तो फिर लामहला अगर इस कमेटी को ही गैर मौसर कर देंगे वो, तो इसको मौसर बनाने के लिए अगर कोई इक़दाम किया जाता है तो फिर किसी को गिला नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलें, ठीक है। इरफान सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की आपने सुनी, और जो पहले भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो या दीगर इशूज़ हों उस पर भी हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो सामने आ चुका है। अब आज भी इरफान साहब के मुताबिक कि अगर PTI इस कमेटी को गैर फ़ाल कर देगी तो फिर अल्टीमेटली हुकूमत को या फिर जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उनको आगे आना पड़ेगा ताकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो एक्टिव रहे, वो फंक्शनल रहे। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो दीगर इशूज़ हैं उन पर गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो सियासत के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं और इसी के साथ साथ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला है उस पर अब आगे कैसे बढ़ना है और ये क्या कमेटी की चेयरमैनशिप हुकूमत या उसकी इत्तेहादी जमातों की तरफ भी आ सकती है, इस हवाले से हमने गुफ्तगू की। अब जो कल आपने देखा कि जो नरेंद्र मोदी ने खिताब किया, उस खिताब में जो उन्होंने बातें की, आज पाकिस्तान की जानिब से उन तमाम बातों का जवाब भी भरपूर तरीके से दिया गया है। लेकिन अब एक तासुर जो है वो ये ज़रूर सामने आ रहा है कि जो हाल ही में एक सूरत हाल पैदा हुई, उस सूरत हाल के बाद मकबूजा कश्मीर में नरेंद्र मोदी की जानिब से
जो मज़ालिम है उस सिलसिले में तेज़ी जो है वो एक देखने में मिल रही है, जो कि रिपोर्ट शायद उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। अब सूरत हाल है क्या, और ओवरऑल जो अब अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी कश्मीर के मामले पर बातचीत के हवाले से एक ट्वीट किया था, अब बात कैसे आगे बढ़ेगी और क्या भारत इन इश्यूज़ पर पाकिस्तान के साथ बैठेगा, बैठना पड़ेगा, कैसे मामला आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे। मुशाल हुसैन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का मुशाल साहिबा। अब कल आपने अगर स्पीच सुनी हो मोदी साहब की, तो उन्होंने जो तकरीर की, जो उन्होंने खिताब किया, उसके बाद आपको महसूस हुआ कि वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो है एक जो हक़ाइक़ हैं उनको छुपा रहे हैं, और जो उन्होंने बातें की हैं वो बैनुल अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है, वो सिंतास मुआहदा हो या फिर वो कश्मीर का मामला हो। देखें, इतनी ज़्यादा इन्होंने वायलेशंस कर दी हैं इंटरनेशनल लॉ की, जिस तरीके से इन्होंने जो एक दहशतगर्दी का एक इंसिडेंट हुआ जो किसी ने उसको जो है अप्रिशिएट नहीं किया, सब ने उसको कंडेम किया, मगर उसके 5 से 10 मिनट के अंदर FIR कट जाए और पूरे पाकिस्तान के ऊपर उसका मलबा और कश्मीर की तहरीक पे डाला गया। एक तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, उसको बेसिस बना के अपने इलेक्शंस में इन्होंने पूरी कौम के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी, कश्मीरियों पर तो की हुई है। तो दिस इज़ अ क्लियर मतलब वायलेशंस की भी इतनी लंबी लाइंस हैं, अगर हम इनको इंटरनेशनल अदालतों में लेके जाएं, और जो इनका कल का खिताब है बुरी तरह हारे हैं, और जो इनको रिस्पांस आया है पाकिस्तान की तरफ से, और जिस तरीके से इन्होंने सिविलियन इलाकों को जो है टारगेट किया है और मस्जिदों को किया है, और फिर कितनी मासूम लोग, अभी भी मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ इंजर्ड लोगों को मिलके, इट्स जस्ट शॉकिंग कि इस तरह की दहशतगर्दी 21st सो कॉल्ड सेंचुरी के अंदर जो है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में जो प्रोहिबिट करता है यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट सॉवरेनिटी ऑफ अनदर स्टेट, और फिर पाकिस्तान इज़ अनदर स्टेट एंड कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, फिर UN की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो कश्मीर पे इतनी ज़्यादा हैं उनको सुपरसीड करना, बायलैटरल ट्रीटीज़ को करना, और वाटर टेररिज्म एक तरफा कर देना एक पूरी कौम पे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, बेशक सीज़ फायर हो गया है, आई डोंट नो कि कितना ये फ्रैजाइल या कितना ये स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आपने उनका खिताब सुन लिया है। और फिर उनका मीडिया, आई थिंक जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान की जो ये आई थिंक ख़तरे का बायस है वो ना सिर्फ मोदी है बल्कि उनका मीडिया भी है, जो उनको एक के बाद दूसरा जो डिप्लोमेटिक फेलियर जो रिसीव हो रहा है उसमें मेजर रोल हिंदुस्तान की मीडिया का भी। लेकिन अभी जो आपने अमेरिकी सदर ट्रंप को एक ख़त भी लिखा है, उसमें आपने क्या जिक्र किया है, कुछ इश्यूज़ की आपने निशानदेही भी की है? देखिए, मैंने लेटर्स यूनाइटेड नेशंस के भी सेक्रेटरी जनरल को लिखा है, US के भी प्रेसिडेंट ट्रंप को, और मैंने इसी तरह चाइनीज़ प्रेसिडेंट को भी लिखा है, क्योंकि आई थिंक मीडिएशन जो हम पहले भी हमेशा कहते हैं कि इसकी जो 4th पार्टी है, एक तो सबसे प्रिंसिपल पार्टी कश्मीर के मसले कश्मीरी हैं, और दूसरा इंडिया और पाकिस्तान है UN करारदादों में, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशंस भी इसका एक फ़रीक है। यूनाइटेड नेशंस का मतलब है इंटरनेशनल वर्ल्ड। तो इन्होंने फ्रॉम मल्टीलैटरल फोरम से बायलैटरलिज्म शिमला पर ये आए, ठीक है, आपको याद है, जो 50 साल उसमें कुछ मिला नहीं हमें, इंडिया को ही मिलता गया। उसके बाद दहशतगर्दी बढ़ती गई, उनकी ऑक्यूपेशन बढ़ती गई, उनके वॉर क्राइम्स बढ़ते गए, उनके ड्रैकोनियन लॉ, फिर उसके बाद ये यकतरफा पर आए 5 अगस्त को, जो उन्होंने एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी का फैसला लिया, फिर यकतरफा एक और फैसला लिया वाटर टेररिज्म का, और फिर यकतरफा इन्होंने जो है ना गुनाह ना कसूर ना कोई उसमें प्रोब हुआ, और उन्होंने जंग मुसल्लत कर दी पाकिस्तान के ऊपर। और तो अब जिस तरह रिवर्स गियर हुआ है, जब पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया है और इनकी हवाइयाँ उड़ गई हैं उसके बाद कि ये क्या हुआ है उनके साथ, तो उन्होंने खुद ही आस्क किया, हालांकि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है रिस्ट्रेन की। तो इसके बाद दुनिया ने जब देखा है कि हाउ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड एंड हाउ रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान वाज, और उनकी साइड से जो है वो न्यूक्लियर की हद तक पूरे खित्ते क्या पूरे वर्ल्ड को लेके जाने लगे थे, तो अमेरिका हैड टू, क्योंकि उससे आपको याद है कुछ ही दिन पहले का जो बयान था वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस का था कि ये उनका अपना मैटर है, हाँ, कि वो मगर कोई भी आ नहीं रहा था, और हम कह रहे थे कि भाई इस पागल के हाथ में न्यूक्लियर कोड्स हैं। और ये मैं अब भी यही कहती हूँ, इट्स नॉट कि मुझे कोई गुस्सा है, मुझे सीरियसली लगता है कि इनका कोई मेंटल डिजीज़ है, और जब एक मेंटली स्टेबल इंसान नहीं हो और उसके हाथ में किसी भी मुल्क के न्यूक्लियर कोड्स हों, तो वो तो फिर पूरी दुनिया उसके पागलपन के निशाने पे आ सकती है। तो एक ये बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक द वर्ल्ड नीड्स टू रियली गेट हिम रिमूव्ड और रिजाइंड एंड मूव टुवर्ड्स पीस, बिकॉज वो
सबको ही जो अभी भी सीज फायर इतना प्रेशर डाल के इन्होंने बेग किया है कि इनको इनकी डिप्लोमेसी का, क्योंकि हारे हैं बुरी तरह, तो इन्होंने बेग किया उनके आगे। मगर जब बेग किया, जब सीज फायर अगलों ने कन्विंस कर दिया है पाकिस्तान को सीज फायर की तरफ, तो आप देख लें अब उनका बयान फिर क्या है। तो ही इज अनप्रिडिक्टेबल, दैट इज माय आर्ग्यूमेंट। हाँ, लेकिन जो कश्मीर का इशू है वो आप बेहतर जानती हैं कि उस भारत का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि वो किसी थर्ड कंट्री की सालसी वगैरह उसको नहीं मानते, ये उनका अपना या पाकिस्तान और भारत का मामला है। अभी जो अमेरिकी सदर ने ट्वीट किया या उन्होंने जो कश्मीर का जिक्र किया है, इसके बाद आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू पे बैठेगा, या अब आप समझती हैं कि नहीं बैठना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका बीच में है? आई थिंक अमेरिका या चाइना या जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स, जो मेन प्लेयर्स हैं, क्योंकि अब हम यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड पे चले गए हैं। जो वर्ल्ड ऑर्डर का आपने देखा है कि ग्रोइंग चेंजेस जो आ रहे हैं इकोनॉमिकली, वेपन्स में भी अब JF-17 का देख लें और जो राफेल का देख लें, तो एक हमारे पायलट्स भी बहुत हैं, फिर और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकली भी बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। तो आई थिंक इस वक्त जो भी ग्लोबल पावर्स, स्पेशली US और चाइना को मेरा यही रिकमेंडेशन है कि कश्मीर की मीडिएशन पर ये आए, मगर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया को लाइक यू नो some sort of nudging them, because if you want to seek immunity for its crime, जो इनको हर दफ़ा ये इनको मिल जाती है, चाहे ड्रैकोनियन लॉज की इम्यूनिटी हो, चाहे इंटरनेशनली इनको माफ़, 7 खून इनको माफ़ होते हैं, तो वो इम्यूनिटी जो है वो नहीं मिलनी चाहिए थर्ड पार्टी मीडिएशन के थ्रू। दे शुड बी क्वेश्चन नाउ। अब इनको व्हाई डिड दे गो टुवर्ड्स अ वॉर, व्हाट वर द रीजंस? कोई प्रोब नहीं हुआ, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशंस नहीं आए, कोई ऑब्जर्वर्स नहीं आए। इसी बात पे ही कि इनको ही शुड बी अरेस्टेड, दैट इज बिकॉज उसने पूरे इंडिया का, एशिया का, और ये आप देख लें, मोदी शुड बी अरेस्टेड, यस ही शुड बी अकाउंटेबल फॉर ऑल दीज वॉर क्राइम्स। और जो लाखों कश्मीरियों की नस्ल कुशी किया, और अब आके टीवी पे फिर वही झूठ बोल दिया कि जी पाकिस्तान ने कहा था कि मीडिएट करें। पाकिस्तान तो शुरू से कह रहा है कि भाई यूनाइटेड नेशंस का ये मसला है, डेडलॉक आया हुआ है, हर मुमकिन कोशिश करें, इट्स अ रोग स्टेट इंडिया, और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी कर रहा है, आज़ाद कश्मीर में कर रहा है। तो हम तो कब से कह रहे हैं, हमने तो किसी को कहा ही नहीं है कि भी हम बेगिंग फॉर डायलॉग, नो वी सेड कि वो तो रेडी नहीं है, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द UN रेजोल्यूशन। कल भी हमारी किसी से बात हो रही थी, अब लोग एक तासुर ये भी दे रहे हैं कि ये जो बीच में सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद कश्मीर में मजालिम में इजाफा हुआ है, जो कि रिपोर्ट नहीं हो रहा। कुछ इतलात आपको भी 100% इतनी ज़्यादा वहाँ पर हो रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले 3 मासूम कश्मीरियों को उन्होंने जो है पॉइंट ब्लैंक मार दिया है मकबूजा कश्मीर। रोज रेड्स हो रही हैं, लोगों के घरों को ब्लास्ट करके डिमोलिश किया जा रहा है। इतनी भारी कीमत पहलगाम के बाद कश्मीरी कौम ने जो पे किया है, जो कि सालों से, डेकेड से मैरिड ख़ानदान थे, जो नानियाँ दादियाँ बन गए, उन ग्रैंड पेरेंट्स तक को भी जो पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से जिनका ताल्लुक था, लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे शादी के बाद वो रह रहे थे, उनको जुदा कर दिया। अब 75 ईयर ओल्ड बुजुर्ग औरत जो हैं उनको बस पे चढ़ा दिया, उनको कहा जाओ यहाँ से भाग जाओ। और वो कह रही है अब मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो 40 साल से मेरी यहाँ शादी हुई, मेरे बच्चे, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ पर हैं, मुझसे चला जा नहीं रहा, मेरे में हिम्मत है नहीं। और फिर एक डायलिसिस के पेशेंट थे, उनका डायलिसिस रुकवा के उनको कहा बस पे चढ़ जाओ, उनकी डेथ हो गई। और एक यंग कपल है, उनकी 14 या 18 दिन का बच्चा, वो जुदा कर दिया मास्टर्स का, वापस जाओ आज़ाद कश्मीर जाओ। मतलब इन वॉर्स में भी रूल्स होते हैं, तो कश्मीरियों पे तो इतना भारी पड़ा है। और आपने देखा है कि वॉर में भी इन्होंने सिविलियन इलाकों पे, मस्जिदों पे, हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कितने शहरों को इन्होंने अटैक किया है, मार्केट्स में इन्होंने किया है, मस्जिद शहीद कर दी, आज़ाद कश्मीर में मस्जिदें शहीद कर दी। अभी मैं जिनके घर से आ रही हूँ, घर नहीं सॉरी हॉस्पिटल से आ रही हूँ, तो वो भी पेशेंट जो है, उनका भाई का 10 दिन के बाद जो थी उसकी शादी थी, और घर में मेहंदी यहाँ बहनों ने लगाई थी, और वो जिस तरह सब अनकॉन्शियस थी, उनको कि ग्राफ्टिंग होनी है और ड्रोन अटैक के बाद, और वो पूरी प्लास्टिक सर्जरी, तो वो तो बिल्कुल नम थी, शौक में थी कि मेरा भाई किधर गया। और उसके हाथ पे नाम लिखा था उसामा, मेहंदी से, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं। और मतलब कि ये कॉस्ट पे कौन करेगा, इसके लिए ही नीड्स टू बी अकाउंटेबल। अभी तो चले एक सीज फायर हुआ है, मगर अगला जो प्रोसेस है, जो कोर इशू है, जब तक कि वो हल नहीं होता तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू से कि कोई फ्यूचर में साइकिल रिपीट होगा कि नहीं। हाँ, लेकिन अब जो सूरत हाल है, आपको खदशात क्या हैं कि पहलगाम वाक़े के बाद, जैसे आपने जिक्र भी किया कि मज़ालिम में इजाफा हुआ है, आपके खदशात बहुत खदशात हैं। मकबूजा कश्मीर में हज़ारों की तादाद में लोगों को और भी अरेस्ट किया गया है,
लोगों को फैमिलीज डिवाइड की गई हैं फोर्सिबली, और फोर्स्ड कन्फेशंस कराई गई हैं जेलों में जो कश्मीरी हैं या जिन यंगस्टर्स को इन्होंने वहाँ से किया है, शहीद कर रहे हैं उनको। गांव-गांव में सर्च ऑपरेशंस का अफसोस और बढ़ा दिए हैं, 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। और इंडिया में जो कश्मीरी वहाँ पे रह रहे हैं, जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं गोवा में डिफरेंट इलाकों के अंदर, उनको, और जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं कश्मीरी, उनको बाय फेंक के उनको कत्ल की धमकियाँ, उनको मारा पीटा जा रहा है। शिवसेना हिंदुत्वा की वीडियोस वायरल चल रही हैं और उनके मेन स्ट्रीम चैनल्स पे आप देख लें गालियों पे आए हुए हैं। और मैं कहती हूँ जर्नलिस्ट तो है नहीं, वो तो दहशतगर्द हैं। वो जिस तरह डंडा पकड़ के वो मेजर गौरव ने पूरा मैप दिखाया कि यहाँ धमाका, यहाँ धमाका। हालांकि वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस बहुत स्ट्रांग थी कि उन्होंने वो बचा लिया ग्रेटर लॉस से, मगर उन्होंने अपनी तरफ से सिविलियंस पे बमबारी की। और वो भी झूठी रिपोर्ट देते कि इस्लामाबाद तबाह हो गया, कराची तबाह हो गया, लाहौर तबाह हो गया, फलाना तबाह। मतलब कि आपका जो सहाफ़ी भी है वो भी दहशतगर्दी कर रहा है। एक आपका प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, आपकी आर्मी दहशतगर्दी कर रही है। आपको कौन, मतलब कि सीज़फायर होना ही था, वरना तो दुनिया ने फट जाना था। ठीक है, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक मुख्तसर साहब नाज़रीन ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद सवालात हैं जो हम मिशाल साहिबा के सामने रखते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मिशाल साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे वहाँ पर मज़ालिम के हवाले से, तो ये जो पहलगाम वाक़या हुआ या उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, आपकी मकामी लोगों से कोई गुफ्तगू हुई है? वो क्या बता रहे हैं कि इस वक्त क्या माहौल है, कितने वो परेशान हैं, कितने खौफज़दा हैं? कोई बात हुई है? ट्रॉमा में लोग कि ना गुनाह ना कसूर, और गोलाबारी दिन रात शुरू हुई। और स्पेशली आप आज़ाद कश्मीर के लोगों को देख लें और मकबूजा कश्मीर के, कि वहाँ तो नॉन स्टॉप इन्होंने किया ना, मतलब 1 सेकंड की ब्रेक नहीं लगाई इन्होंने। और लोग बहुत परेशान हैं और दुआएं भी कर रहे हैं कि ये एक ही दफ़ा जो असल मसला है ना, देखें अब 77 इयर्स हो गए हैं, उससे भी ऊपर, कि ये साइकिल रिपीट हो रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का, जंगों की धमकियाँ, प्रॉक्सी वॉर, जंगें बाकायदा, और फिर डायलॉग्स होते हैं 50-50 साल चलते हैं और निकलता कुछ भी नहीं है। ये मैंने 5 अगस्त के टाइम भी कैटेगोरिकली कहा था कि उन्होंने सारे एग्रीमेंट्स नलिफाई कर दिए हैं। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आप नलिफाई करें बायलैटरल को और आप चले जाएं डायरेक्ट, कि बायलैटरल वो मान ही नहीं रहा ना, तो आप यूनाइटेड नेशंस, असल तो मुकदमा उधर ही है और वहाँ एक्सपायरी डेट है ही नहीं, जो होता है ना टाइम बार लीगल, अगर लैंग्वेज में आप करें तो हमारी यूएन की करारदादों की कोई टाइम बार नहीं। आपकी तजवीज़ क्या है? मेरी तजवीज़ यही थी जो 5 अगस्त को भी थी और अब भी यही है कि आप ऐलान करें कि शिमला इज़ नलिफाइड एंड वी हैव टू गो बैक टू यूनाइटेड नेशंस, जहाँ हमारी करारदादें हक़ खुद इरादियत की, क्योंकि डायलॉग के थ्रू इंडिया ने 50 साल कुछ नहीं किया बल्कि दहशतगर्दी की है, लाशें मिली हैं कश्मीरियों की। अब एक दफ़ा फाइनल सोल्यूशन प्लेबिसिट की हो जानी चाहिए। देखिए, हम कोई बड़ी चीज़ तो मांग नहीं रहे, रेफरेंडम मांग रहे हैं जिसका खुद सिग्नेटरी है इंडिया, पाकिस्तान सिग्नेटरी है, और वो तो किसी यकतरफा, वो तो हर चीज़ यकतरफा जैसे सारे खित्ते का जो है, तो लीगली भी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने ऑन देयर ओन वाटर के इंडस वाटर ट्रीटी को नलिफाई कर दिया। और इस सीज़ फायर पे भी उन्होंने कहा है कि वाटर का इससे कोई लिंक नहीं है। हालांकि जंगों में भी इंडस वाटर ट्रीटी कंटिन्यू करती है। और जो वर्ल्ड बैंक के आए थे इन्हीं दिनों में इतने टेंस हालात में, तो उनकी भी क्या थी कि आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर। ये भी बड़ी एक नेगेटिव चीज़ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आएगी जब हम अपने असल हक़ की तरफ, जो हक़ खुद इरादियत यूनाइटेड नेशंस की करारदादों का है, उसकी तरफ हम अपनी अगली पॉलिसीज़ बनाएं। कि सीज़ फायर तो हो गया, सीज़ फायर का ये मतलब नहीं है कि जंग का ख़तरा जो है वो जो है हमें जंप नहीं करना चाहिए, कि सेलिब्रेशन खाली नहीं है। ये हमारी तरफ से बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है, नो डाउट, बहुत बहादुरी से बड़े लोग शहीद हुए हैं, बड़ा लॉस हुआ है हमें, मगर हमें अल्लाह ताला ने वो विक्ट्री दी जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम लोगों को गाइड किया था कि जंग पे जाना है तो फजर के वक्त स्टार्ट करो। और जिस तरह वो स्टार्ट हुई, जो उसका टाइटल था, जो ईमान की ताकत थी और जो प्रेपरेशन थी और जो एक स्ट्रैटेजी थी, वो सारी की चीज़ें थीं जिन्होंने हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उस डिसिप्लिन ने, कन्विक्शन ने फ़तह दी। मगर अगर हम आगे की अगर बात करेंगे तो हमें इस सीज़ फायर के टाइम को बहुत ही जो है इसको हमें कैलकुलेटिवली लेना चाहिए, एक एक दिन इसका, कि हमारी पॉलिसी जो हो कि हम एक जो डेंजरस सिमेट्री जो लाइंड अप कर दी है मोदी सरकार ने, कि इसकी ये नहीं भूलना चाहिए कि इसकी पॉलिटिक्स जो है वो नफ़रत पर है। तो अभी इस सीज़ फायर को ये कितने अरसा प्रोलॉन्ग होता है,
इन द मीन टाइम हमें आरएसएस को और हिंदुस्तान की जो दहशतगर्दी है वर्ल्ड पावर्स को बताना चाहिए कि वो किस हद तक डेंजरस है और इसको बाय फोर्स जो है सोल्यूशन की तरफ लाना नहीं, लेकिन चाहिए। आपको यूएन से उम्मीदें हैं, क्योंकि यूएन की जो करारदादें हैं उन पर तो अमल दरामद अभी तक नहीं हो सका और उन्होंने इंटरवीन भी नहीं किया, तो आपको लगता है कि वो इंटरवीन कर सकते हैं अगर ये हम शिमला मुआहदा ख़त्म कर दें तो? देखिए, वो जब शिमला का मुआहदा हुआ था उस वक्त के सर्कमस्टांसिस में और आज के ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर जब मैं यूनाइटेड नेशंस के लोगों से मिलती हूँ, मैं उनको कहती हूँ आपको नज़र नहीं आ रहा जो लाशें गिर रही हैं, आप लोग बने ही यूनाइटेड नेशंस बना था कश्मीर और फ़लस्तीन के ऊपर जो सबसे पुराने मसले हैं, मगर आज तक उन पर कुछ हुआ नहीं। और ये तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि आप शिमला की तरफ चले गए हैं, तो हम बिहाइंड द सीन जो है आपको इनकरेज कर सकते हैं डायलॉग की तरफ, मगर हम फोर्स के थ्रू नहीं कर सकते। तो अब शिमला एक्सपायर हो गई है, हमारी तरफ से ऐलान आ जाना चाहिए, इट्स हाई टाइम, क्योंकि हमने यूनाइटेड नेशंस को बता देना कि बायलैटरलिज्म ख़त्म हो गया। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें कि वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से सीज़ फायर हुई है। बिल्कुल, इंडिया जो था उनके आगे लेटा है तब जब उसको पता चला है कि जो रिस्पांस फेटल आया है पाकिस्तान की तरफ से ये तो ख़त्म हो जाएंगे और इनकी तो चेहरे पे लिखी हुई है हार इनकी। तो इसलिए यही आइडियल टाइम है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से यूनाइटेड नेशंस का भी एक रोल आ रहा है, मेजर रोल आ रहा है। तो इसी तरह जो परमानेंट 5 ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनको इंगेज किया जाए, OIC को, कि इसका मसला सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल गारंटर्स के थ्रू है और यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। लेकिन कल अगर आपने खिताब सुना हो तो उसमें इस सारी इंटरवेंशन के बाद, सारी सूरत हाल के बाद भी जो मोदी ने कहा, वो कहा कि मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी और अब होगी तो आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात होगी। तो ये आपको सुनकर ताज्जुब हुआ कि अमेरिका बीच में है, अमेरिकी सदर ट्वीट भी कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो नरेंद्र मोदी इस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए, मेरे लिए तो पहले दिन से ये कोई सेलिब्रेशन ये नहीं थी कि कोई सीज़ फायर, ये हुआ है जब हमने इनको हमारी तरफ से मुकाबला गया है, वो डर गए तो उन्होंने एक ब्रेक ली है, जो मेरा अपना एनालिसिस है कि सीज़ फायर का सांस लिया ताकि वो आगे की कोई प्रेपरेशंस करें, जो मेरा अपना एनालिसिस है। और इस टाइम पे आइडियल टाइम है जब वर्ल्ड ने पूरे ने नोट किया है कि ये तो न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है मामला और इसमें इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएंगे बल्कि पूरा खित्ता दुनिया जो है ख़त्म हो सकती है, बिलियंस मतलब का नुकसान हो सकता है। तो यही टाइम है कैपिटलाइज करने का कि हम यूनाइटेड नेशंस को कहें कि यहाँ पे प्लेबिसिट। उसके लिए चाइना रीजनल प्लेयर है और चाइना का ऑलमोस्ट 30% कंट्रोल करता है वो इंडिया का वाटर, और वो भी मेजर स्ट्रेटिजिक ग्लोबल प्लेयर भी है और रीजनल प्लेयर भी है। और रीजनल जितने ममालिक हैं उनके थ्रू भी इसको कॉर्नर किया जाए। अब जिस तरह CPEC है उस तरह CMEC है जी। CMEC आ रहा है म्यांमार में वो जो चिकन नेक है इनकी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उसको क्या कहा है उन्होंने, डॉक्टर यूनुस ने जब वो चाइनीज़ को मिलकर आए, उन्होंने कहा है कि ये 7 सिस्टर नेशंस में भी बन सकती है। और क्योंकि उसमें बांग्लादेश का जो इलाका है वो CMEC को, तो इनको हर जगह से ना स्ट्रेटिजिकली अगर हम कॉर्नर नहीं करेंगे तब तक, और इंटरनेशनली भी, तब तक हम किसी किस्म की जो आई थिंक लॉन्ग टर्म पीस, हम बहुत फ्रैजाइल चल रहे हैं। एंड आई वुड से कि ये हमें जो एक विक्ट्री अल्लाह ताला ने दी है, इस विक्ट्री का फ़ायदा तभी होगा जब हम इसका जो इम्पैक्ट ग्लोबली इस वक्त, क्योंकि देखिए टाइमिंग इज़ एवरीथिंग, अगर इस टाइम पे हम इंटरनेशनल अटेंशन गेन कर लें फॉर देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान जीता है उनके लिए कि हम ना मर जाएं, तो इसी टाइम पे जो है सोल्यूशन ओरिएंटेड की तरफ जाना है। यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ये जो आज़ाद कश्मीर में भारत की जानिब से हमले हुए, उसके बाद हमने कुछ रिपोर्ट्स भी देखी हैं, कुछ ख़वातीन की गुफ्तगू भी सुनी है, वो कह रही हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल की पर जो है वो वक्तन ब वक्तन भारत की जानिब से खिलाफ वर्जी होती है और हम अपने बच्चों को भी बचाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा शेल्टर नहीं है जहाँ पे इस दौरान हम जाके छुप जाएं। तो ख़वातीन और बच्चों को मकबूजा कश्मीर हो या आज़ाद कश्मीर, आपके मुताबिक कितने चैलेंजेस हैं? कोई बंकर नहीं है, कोई चैलेंज, खुली छतें होती हैं उनकी वो वाली वो सीमेंटेड छतें भी नहीं होती उनकी, वो तो इस तरह रहते हैं टेम्परेरी रेफ्यूजीज़ की तरह। जब से ये मसला है, आप LOC पे भी देख लें और वर्किंग बाउंड्रीज पे भी जो स्कूल्स भी हैं उनके ओपन होते हैं उन लोगों के, तो वो तो क़यामत उन पर गुजरी है, उनके लिए तो हर दम जो है वो एक जंग में वो रहते हैं कैफियत के अंदर। और अब मैं समझती हूँ कि इस टाइम पे जो सूरत हाल है, पाकिस्तान क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर है इस साल यूनाइटेड नेशंस का, बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि दे शुड टेबल एन अर्जेंट रेजोल्यूशन जिसके अंदर वो कंडेम करें हिंदुस्तान की तरफ से जो अनप्रोवोक्ड बॉर्डर वायलेशंस और स्पेशली LOC की जो वायलेशंस हो रही हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की, और मकबूजा कश्मीर के अंदर और AJK के अंदर इस पोस्ट पहलगाम
तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस ब्लडशेड को रोकने के लिए, और उसके साथ साथ जो इन्होंने ब्रीच किया है इंटरनेशनल लॉ, उसके हवाले से कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है लाजमन बननी चाहिए यूनाइटेड नेशन इसकी तरफ से, जो इन्होंने ब्रीच किया इंटरनेशनल लॉ को और ये बढ़ाया है। आपको याद होगा कि हमेशा जब भी इमीडिएट ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी की तरफ अगर मामला नहीं गया, खाली ये समझना कि पॉज बटन आ गया है तो जी नो, इसी पॉज बटन में आपने वॉर फुटिंग पे जो है डिप्लोमेसी करनी है ग्लोबल कॉरिडोर्स के अंदर। अगर नहीं करेंगे तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर विशियस साइकिल। लेकिन आपको याद होगा कि भारत की जानिब से जब भी अब जाफर एक्सप्रेस हो या कुलभूषण यादव हो या मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में चीज़ें आप देख लें कि कितनी इन्वॉल्वमेंट भारत की रही है, लेकिन हमेशा एक तासुर रहा है कि भारत के हवाले से जो आलमी बरादरी है वो ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। अगर पाकिस्तान कुछ करे तो पाबंदियाँ भी लग जाती हैं, बाकी चीज़ें भी सामने आती हैं। इस मरतबा पहलगाम वाक़े के बाद आपको लगता है कि आलमी बरादरी भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर रही है, इंडोर्स कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं? देखिए, आप देखें ना, मतलब कि ये तो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि एक तो ओवरऑल भी आरएसएस पूरी दुनिया में बदनाम हुई है इनकी दहशतगर्दी, एचएसएस की भी, ऑस्ट्रेलिया देख लें, कनाडा देख लें, अमेरिका में हर कोई बोल रहा है, स्टेट डिपार्टमेंट भी, ट्रूडो ने भी जिस तरह की इनको एक्सपोज किया, फिर इस तरह यूरोप के अंदर भी एचएसएस का टेरर नेटवर्क आरएसएस का, और फिर मैनी अदर अरब वर्ल्ड के अंदर भी इनका नेटवर्क है। पाकिस्तान तो कब से कह रहा है कि ये टेरर नेटवर्क्स इनके पाकिस्तान में, स्लीपर सेल्स, ये जाफर एक्सप्रेस का जो कुछ हुआ है, कुलभूषण यादव का ले लें, और भी बहुत से वाक़यात हैं। तो अब जो इससे कवर अप करने के लिए जो इन्होंने ये फॉल्स फ्लैग रचाया, जब जेडी वैंस ने आना, बिकॉज ही इज़ बिकमिंग अनपॉपुलर मोदी, सिंपैथी कार्ड करने के लिए, लोगों की सिंपैथीज, इलेक्शन जीतने के लिए, ग्लोबली भी बताना कि जी ये पाकिस्तान ने कराया या कश्मीरियों की तहरीक जो है वो दहशतगर्दी के साथ लिंक्ड है, तो वो उन पे उल्टा पड़ गया है, क्योंकि उन्होंने कोशिश अपनी तरफ बड़ी ज़्यादा की है, जंग तक कर दी है प्रॉपर, मगर फिर भी कोई नहीं आया कि वो इनका जो नैरेटिव है, क्योंकि असल में ट्रंप की भी देख लें, जो उनकी स्टेटमेंट आई है वो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन इक्वालिटी। पहले अमूमन मैंने देखा है कि वो ज़्यादातर टिल्ट उनका इंडिया की तरफ, मगर जो स्टेटमेंट मेन आई है कि भी असल चीज़ कश्मीर है इनके बीच में, और जब तक वो उसके लिए मैं रोल प्ले, देखें रोल खाली ट्रंप ने नहीं करना, वर्ल्ड पावर्स ने करना। अच्छा, मुझे ये आखिर में बताइएगा कि यासीन मलिक साहब की एक तो सेहत के हवाले से बताइएगा, और दूसरा अब आपका ये भी मुतालबा है कि यासीन मलिक साहब समेत जो भी कैदी हैं, सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए, अर्जेंटली किया जाए, क्योंकि ये भी हमें बहुत डर है, खौफ है इस बात का कि इस हेट्रेड के अंदर इनकी हर मुमकिन कोशिश हो सकती है कि यासीन साहब को फांसी घाट चढ़ा दिया जाए, अपनी नफ़रत को जो कश्मीरियों के साथ, और उस वक्त जो उनका हैंगिंग का केस चल रहा है, तो उनकी कोई इतलात नहीं है, कुछ इतलात नहीं है उनकी, कोई राब्ता नहीं, कोई नहीं जी, 6.5 साल से अलाउड ही नहीं हमें फ़ोन पे बात करना। मेरी मदर इन लॉ के थ्रू कभी कभी पता चलता है, वहाँ पे भी कोई राब्ता नहीं है, क्योंकि फ़ोन लाइन्स ही नहीं चल रही होती, तो उनका बहुत ख़तरा है। उनकी हियरिंग इस मंथ है, और वो भी क्रॉस एग्जामिनेशन की। तो मैं अपील करूँगी पाकिस्तान की स्टेट को कि जो एक सोशल मीडिया पे हर जगह आ रहा है कि एक फ़ीमेल पायलट जो है यहाँ पे उनको पकड़ा हुआ है, फिर मैंने जब पता किया है ऑफिशियली तो आया है कि उनको नहीं है, बीएसएफ के सोल्जर के बारे में आ रही हैं रिपोर्ट्स कि कोई पकड़ा है पाकिस्तान में। अच्छा। तो वो इंडियन अखबारों में भी आएगी वो बात। तो मैं यही अपील करूँगी कि उस बीएसएफ सोल्जर के एक्सचेंज में जो है यासीन साहब को और हमारी सारी जो हुर्रियत की क़यादत है उनको फौरी रिलीज़ करा के, जहाँ भी इस वक्त टॉक्स हो रही हैं, चाहे जनीवा में हो रही हैं सीज़ फायर के बाद जो अमेरिका करवा रहा है या चाइना करा रहा है, या जो वर्ल्ड पावर या सऊदी अरेबिया का भी इसमें रोल आ रहा है, तो उसमें जो है सीट पे हमारी जो हुर्रियत की रिप्रेजेंटेशन है, लीडरशिप है, उनके बग़ैर डायलॉग्स जो हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उनकी रिलीज़ करके उनको फ़ौरन जो है डायलॉग के अंदर उनको बिठाया जाए, जो भी सीज़ फायर के बाद आगे का जो लाएमल होना है। तो ये सिंतास मुआहदे, दहशतगर्दी, कश्मीर तो उन्होंने मुअत्तल कर दी हैं। हाँ। देखें, ये तो मैंने पहले भी कहा है, ये आप कब अनाउंस करेंगे? लाशों का ढेर आ गया, आप अभी तक उन्हीं पे बैठे हुए हैं। उन्होंने हर डायलॉग के ऊपर दहशतगर्दी करनी है, और अब आपको भी पता चल गया है इस बात का कि पहले वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे करते थे, राइट, या मकबूजा कश्मीर में नस्लकुशी, या वो बॉम्ब ब्लास्ट करते थे पाकिस्तान में प्रॉक्सीज की। तो इस जंग ने ये साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान और बीजेपी जो है वो सिर्फ कश्मीरियों को टारगेट नहीं करी, वो पाकिस्तान के हर शहरी को कर रही है टारगेट। और उन्होंने पाकिस्तान का पानी जो कश्मीर की तहरीक की वजह से आता है वो बंद करने की धमकी खाली नहीं दी, उसके ऊपर वो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। उन्होंने नीलम झेलम डैम को हमारे अटैक किया, तो अल्लाह ने कोई मौजज़ा किया है कि वो बच गया है,
मगर इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए हम लोगों को बहुत ही स्टर्न और बहुत ही फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इंटरनेशनली जाना पड़ेगा और हमें एक प्रॉपर सॉलिड पॉलिसी चाहिए लॉफेयर की कि हमने कहाँ कहाँ इंटरनेशनल फ्रंटियर्स पे, अगर ये पॉज बटन आया है और ये मुझे पहले एक्सपेक्टेड था, इन्होंने ये बाद में बोलना था, झूठ बोलना था कि जी ये पाकिस्तान गया है। नोबडी इज़ बाइंग। इंडिया में अंदर खुद अब क्वेश्चन करें कि आपने अरबों खरबों लगा दिए इन प्लेन्स पे, क्या आपको मिला एंड में? आपने 10 लाख फौज रखी हुई थी और आपकी हैरानगी की बात है जो रिपोर्ट्स आ रही है कि इन्हीं का कोई रिजर्व का सोल्जर था, उसी वो यूनिफॉर्म में था, इन्हीं की बंदूक थी, इन्हीं के लोगों को उसने मार दिया। उसमें कश्मीरी भी 2 शहीद हो गए और एक यूएई के और नेपाल के। चलिए ठीक है मिशेल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी अब जो हुकूमत की जानिब से, जैसे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कल ये कहा था कि 48 घंटों में दोबारा बातचीत होगी DGMOs के दरमियान। अब देखें कि वो जब बातचीत होती है तो कैसे और कौन से नुकात जो हैं वो सामने रखे जाते हैं। सीज़ फायर के हवाले से वो परमानेंट होता है या कुछ वक्त के लिए होता है, क्या उसमें बातचीत में फाइनलाइज होती हैं चीज़ें? अब वो देखेंगे हुकूमत के सामने के हवाले से क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।